रात के 9 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। प्रज्ञा का मौन व्रत, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में रहने वाली प्रज्ञा ठाकुर ने अचानक सुबह चुप्पी साध ली। क्या है प्रज्ञा की इस चुप्पी का रहस्य? सबसे पहले आइए आपको यही दिखाते हैं। दीदी एक कांच खुलवा दो दीदी। जिनकी जुबान से हर दिन जहरीले बाण निकल रहे थे, जिनके कठोर शब्द सियासत पर हर रोज कुठाराघात कर रहे थे और जिनके बयानों पर भोपाल से दिल्ली तक घमासान मचा था, उन्होंने सोमवार की सुबह अचानक मौन व्रत का अनुष्ठान छेड़ दिया। दीदी एक कांच खुलवा दो दीदी। दीदी 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 दीदी। उधर पॉलिटिक्स ऑन था, इधर प्रज्ञा का मौन था। उधर सियासत का धीरे धीरे बढ़ता शोर था, इस तरफ साध्वी की साधना घनघोर थी। एक तरफ सस्पेंस का बढ़ता तापमान था, दूसरी तरफ साध्वी का अनुष्ठान था। प्रज्ञा ठाकुर ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शहीद करकरे से अयोध्या कांड तक पर शब्द बाण चलाने वाली साध्वी के इस मौन व्रत का रहस्य क्या है। चुनाव प्रचार के बीच क्यों चुप हो गई प्रज्ञा? प्रज्ञा के अचानक मौन व्रत धारण करने की वजह क्या है? क्या इसके पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यताएं हैं या फिर ये सियासत का कोई खेल है? अपनी चुप्पी से प्रज्ञा क्या संदेश देना चाहती थी? हजारों सवाल प्रज्ञा के इर्द गिर्द लगातार मंडराते रहे और सियासत की ये साध्वी बार बार सारे सवाल दरकिनार करती रही। आखिरकार न्यूज़ 24 ने साध्वी के इस सस्पेंस का खुलासा कर ही दिया। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ प्रज्ञा ठाकुर के मौन व्रत के हर रहस्य का होगा पर्दाफाश। देखते रहिए साध्वी का मौन व्रत। ऐसे वक्त में जब प्रज्ञा के विवादित बयान भोपाल से दिल्ली तक सियासत की सबसे बड़ी सुर्खियां बने हुए थे, ऐसे वक्त में उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। आखिर प्रज्ञा की इस चुप्पी के पीछे कौन सी वजह थी? आखिर क्यों उन्होंने अचानक मौन व्रत धारण कर लिया? इसका पूरा खुलासा आपके सामने। दीदी 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 दीदी। अब वो साध्वी हैं तो मौन व्रत तो देखिए सब रखते हैं, कौन नहीं रखता। अगर वो साध्वी ना भी होती, एक नॉर्मल महिला भी होती और उनको लगता कि नहीं आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है तो मैं आज एक मौन व्रत रखूं, तो उसको हम एक परंपरा के तौर पे लें और आगे बढ़ें। आखिर साध्वी के जीवन का ऐसा कौन सा बड़ा दिन था जिसकी वजह से उन्होंने मौन का व्रत धारण कर लिया? आखिर सोमवार की सुबह ऐसा क्या होने वाला था जिसके अनुष्ठान में प्रज्ञा ने चुप रहने का हठ योग ठान रखा था? सियासत के तमाम ऐसे सवाल सुरक्षा की तरह मुंह बाए खड़े थे। कयासों का दौर अभी जारी ही था कि हमें प्रज्ञा के कलेक्टर ऑफिस पहुंचने की खबर मिली। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सुबह से कोई भी मीडिया के सामने बयान नहीं दिया था। साध्वी के मौन का राज अब समझ में आया। 23 अप्रैल को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बड़ी रैली करेंगी, नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन उसके ठीक पहले एक दिन पहले वो 22 अप्रैल को आज यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची हैं। यहाँ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कार में बैठी हुई हैं। खास मुहूर्त है, उसके लिए बाकायदा 11 पंडितों को यहाँ पर बुलाया गया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिग्विजय सिंह हैं जो कि 20 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 23 तारीख को उनका नामांकन दाखिल करने का औपचारिक ऐलान बीजेपी की तरफ से घोषणा की गई है। लेकिन जिस तरीके से बात यहाँ पर सामने आई है कि आज एक अच्छा मुहूर्त उनको यहाँ पर उनके पंडितों ने या राशिफल में जैसा भी हो उनको ये बताया कि आज अगर वो नामांकन दाखिल करती हैं तो उनकी जीत के लिए कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि वो कारगर साबित हो। नॉमिनेशन की तारीख से एक दिन पहले ही प्रज्ञा अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच चुकी थी और साध्वी अकेले नहीं थी, बल्कि कुछ समर्थकों के साथ 11 ब्राह्मणों की टोली यहां पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। 11 पंडितों की यहाँ पर टीम बैठी हुई है। उन 11 पंडितों से भी हम बात करेंगे किस तरीके से वो
स्वस्ति वाचन करेंगे और किस तरीके का मुहूर्त आज देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि ये 11 पंडित यहाँ बैठे हुए हैं जो यहाँ स्वस्ति वाचन के साथ यहाँ पर। सर पंडित जी, क्या मुहूर्त है आज? ये सोमवार का दिन है, इससे अच्छा मुहूर्त क्या हो सकता है। शिव जी का दिन है आज। शिव जी के दिन के साथ साथ समय का भी एक बड़ा महत्व होता है जी। कितने बजे शुभ मुहूर्त चौघड़िया शुरू होगा? आज सोमवार पूरा दिन ही शुभ। साफ है कि भोपाल के आसमान पर भगवा लहराने की जिम्मेदारी लेने वाली प्रज्ञा के नामांकन की पूरी तैयारी यहां पहले ही हो चुकी थी। इसमें ग्रहों और नक्षत्रों की चाल और समय के शुभ संयोग का भी खास ख्याल रखा गया। इसलिए जैसे ही प्रज्ञा ने अपनी कार से नीचे कदम रखा, ब्राह्मणों का मंत्रोच्चार आरंभ हो गया और ये पंडित यहाँ पर पहुंच चुके हैं। स्वस्ति वाचन शुरू हो गया है। तो ये आप देखा आपने कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यहाँ पर पहुंच रही हैं। जो जिस तरीके से यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इशारा कर रही हैं पंडितों से की तरफ वो इशारा कर रही हैं कि पंडितों को शायद आगे बुलाया जा रहा है। और हाथ जोड़कर उन्होंने पंडितों से प्रणाम किया है और पंडित लगातार स्वस्ति वाचन करके उनकी जीत की कामना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही वजह है कि जो भारत हमारा धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के लिए जाना जाता है, यही वजह रही कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मौन व्रत पर हैं और इस मौन व्रत का एक्सक्लूसिव खुलासा न्यूज़ 24 ने किया। सारे विधि विधान को पूरा करने के बाद एक शुभ घड़ी में साध्वी अपने कुछ समर्थकों के साथ कलेक्टर ऑफिस के अंदर गईं और नामांकन पत्र भरने की कुछ औपचारिकताएं पूरी की। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जैसे ही प्रज्ञा बाहर आई, मीडिया के कैमरों के हजारों सवालों ने उन्हें फिर से घेर लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं और यहाँ वो नॉमिनेशन फाइल करके निकल रही हैं। दरअसल 23 अप्रैल को उन्हें नामांकन दाखिल करना था, लेकिन उन्होंने अपना मुहूर्त दिखाया, मौन धारण करके यहाँ पर निकली थी। उनके वकील भी हमारे साथ हैं। नॉमिनेशन फाइल कर दिया सर। आज मुहूर्त का नामांकन था जी और विधिवत नामांकन कल होगा, जिसमें कि जो रैली के साथ में होता है। एफिडेविट आज ही फाइल किया है, कल करेंगे? देखिए, एफिडेविट और ये सारी चीजें 4 सेट में कर सकते हैं। आज चूंकि मुहूर्त का नामांकन था, इसलिए मुहूर्त के नाते उनको आज कलेक्टर के सामने उनका जो मुहूर्त था, उन्होंने व्रत रखा हुआ था, मौन व्रत रखा हुआ था। एफिडेविट आज नहीं? हाँ, बाकी कार्रवाई सब विधिवत कार्रवाई बाद में होगी, कल होगी। प्रज्ञा के मौन व्रत का रहस्य खुल चुका था। दरअसल शुभ मुहूर्त में नामांकन करने के लिए ही साध्वी ने मौन साधना आरंभ किया था और जैसे ही वो पूरा हुआ, प्रज्ञा का मौन अनुष्ठान भी समाप्त हो गया। बिल्कुल, आज विधिवत भरा है। आज मैंने मुहूर्त का भरा है, कल मैं विधिवत भरूंगी। प्रज्ञा अपने मौन के सस्पेंस से सोमवार को भी सुर्खियों में बनी रही। अब सबको इंतजार मंगलवार का है। देखिए आगे आगे होता है क्या। गौरव शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 24। यहां छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए क्या साध्वी की चुप्पी वाकई सियासी है। इस ब्रेक के बाद दीदी 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 प्रज्ञा के मौन व्रत का रहस्य तो खुल गया, लेकिन पहले शहादत का अपमान और फिर बाबरी कांड पर कबूलनामे की वजह से उनकी पार्टी की मुसीबत बढ़ गई है। जहरीले बयानों से विरोधियों को हमले का हथियार थमा चुकी साध्वी ने अपनी इच्छा से मौन व्रत धारण किया, या फिर इसके पीछे कोई सियासी वजह है? देखिए। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। मोदी जी, शहीदों को देशद्रोही कहने के लिए अपनी पार्टी के देशद्रोह के लिए देश से माफी मांगिए। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले से लेकर पुलवामा हमले तक देश के शहीदों की शहादत पर
का जरा सा भी आपको सम्मान है, प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कीजिए। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से, दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया। शहादत के अपमान से सियासी बवाल खड़ा करने वाली बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल से अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल कर दिया, लेकिन इस दौरान उनके मौन व्रत के पीछे की कहानी किसी को हजम नहीं हो रही। भोपाल के सियासी गलियारे में चर्चाएं आम हैं कि रविवार को पार्टी की तरफ से साध्वी को शांत रहने के निर्देश दिए गए, उन्हें शहीद कर करे और अयोध्या कांड पर बोलने से परहेज करने को भी कहा गया। हालांकि पुलिस कस्टडी में कथित अत्याचार की कहानी बताने की इन्हें छूट मिली है। प्रज्ञा ठाकुर को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब तक 2 नोटिस मिल चुके हैं, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान और प्रभात झा जैसे नेताओं ने प्रज्ञा को विवादित मसलों पर नहीं बोलने की सलाह दी है। इस संभावित सलाह के बाद भले प्रज्ञा ने मौन धारण कर लिया हो, लेकिन अयोध्या के उनके विवादित बोल पर बीजेपी की दूसरी साध्वी उनके समर्थन में उतर आई हैं। देश के अंदर ना तो बाबर पैदा हुए थे, बाबर बाहर से आए थे। बाबरी मस्जिद के नाम से हमें भी पसंद नहीं है। मस्जिद स्वीकार है हमें, मस्जिद आराधना के लिए होती है, मस्जिद इबादत के लिए होती है, लेकिन कहीं जन्म स्थान पर तोड़ करके मस्जिद बाबर के नाम बनाई जाए तो मुझे लग रहा है कि हमारे देश का अपमान है, उसको मैं भी नहीं स्वीकार करती। अयोध्या कांड पर साध्वियों के ये बोल तो बीजेपी के लिए गले की फांस बन ही चुके हैं। शहीद करकरे पर प्रज्ञा की टिप्पणी से भी पार्टी की खूब किरकिरी हो चुकी है। सवालों के शूल बीजेपी को जख्मी कर रहे हैं। बंगाल में दीदी के खिलाफ दंगल में उतरे अमित शाह को भी कोलकाता में इस सवाल का सामना करना पड़ा। और भी आपने साध्वी प्रज्ञा को इस बहाने से बाहर निकाला कि उसकी तबीयत खराब है, बेल पे उसको इलेक्शन लड़ा रहे हैं और वो फिर जहर उगल रही है हर जगह। That if you are going to pick people who are being the terrorists, in fact, the terrorist case is still going on. It's not over. And how can you pick up a person like this and put them there? But at the same time, that means where is the law of this country? Where is the constitution? सवाल तो वो है कि समझौता ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोगों को एक्यूज बनाकर फर्जी केस रजिस्टर किया, तो समझौता ब्लास्ट करने वाले लोग कहां हैं? जो पहले पकड़े गए थे वो 21 को किसने छोड़ा? कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाकर पार्टी थोड़ी मुश्किल में जरूर दिखी, लेकिन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के बीजेपी एजेंडे को बल मिला है। लेकिन पार्टी को लगता है कि अगर साध्वी ऐसे ही बयान देती रही तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, इसलिए शायद प्रज्ञा को पार्टी ने कुछ दिन तक कम बोलने को कहा है, मीडिया का कैमरा जरा कम फेस करने को कहा है। गौरव शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 24। तो साध्वी के मौन व्रत के पीछे की सियासत चाहे जो भी हो, इतना तय है कि बीजेपी के लिए यह मुसीबत का सबब बनी हुई है। साध्वी ने कभी हेमंत करकरे पर विवादित बयान दिया तो कभी यह कह दिया कि बाबरी मस्जिद तोड़ने पर उन्हें गर्व है। आइए आपको सुनवाते हैं साध्वी के जहरीले प्रवचन, जिन्होंने राजनीति में विवाद खड़ा कर दिया है। मैं बिल्कुल गई थी, ये मैंने कल भी कहा है, मैं उससे बिल्कुल नहीं पलट रही, क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। हेमंत करकरे को उन्होंने मुंबई बुलाया, मैं मुंबई जेल में थी उस समय। हेमंत करकरे को वो जांच जो बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो। सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा,
मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। 2008 में जब मैं जेल गई, पूरा दृश्य मुझे समझ में आया, और जब ये धर्म विरुद्ध गया और ये कांग्रेस धर्म विरुद्ध गई, सूत्रधार ये है, इसका समापन हमें करना है। जब 2008 में ये सब षड्यंत्र देश के विरुद्ध रचा गया, सन्यासियों को अंदर डाला गया, निरपराध अंदर डाला गया, उस दिन मैंने कहा इस शासन का अंत हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, और आज वो प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। एक तरह से तो उन्होंने मुझे तोड़ ही दिया है कि मैं स्वयं से चल नहीं पा रही हूँ। जहाँ व्यक्ति चल करके और अपने मंच पे पहुंच जाता है, लोगों से डोर टू डोर मिल लेता है, व्यक्तिगत मिल लेता है, जहां 2 मिनट लगते हैं लोगों को सामान्य स्थिति में, वहां मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो निश्चित